आजाद जी ने 32 मिनट तक किया। ये भी डिटेल में नहीं पता, बस जरा सा पता है कि मुठभेड़ की है और आखिरी गोली अपने आप को मार ली। इतनी ही आजाद जी की शख्सियत नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें आजाद जी के बारे में डीप रिसर्च अनिल वर्मा जी का है, आप पढ़ेंगे वो पुस्तक तो आपको पता चलेगा आजाद जी जैसा विराट महामानव सदियों में एक बार पैदा होता है। लेकिन ऐसे महामानव के नाम आज के युवाओं को, विद्यार्थियों को इनके बारे में कैसे पता चलेगा? ये सारा कुछ इकट्ठा करके कई फ्रीडम फाइटरों के घरों से आप लोगों ने उनके परिवारों का समर्थन लिया, खन्ना जी के पास पहुंचे। अच्छा, एक बात और बताते हैं, और भी बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 2 दल थे, धर्म दल था, एक गरम दल था। गरम दल में HSRA के चीफ कमांडर थे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, राजगुरु जी थे, कई मंगी पांडे जी, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी हैं जिन्हें अभी तक वो आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा भी मिला। इस तरह से क्या होगा कि आने वाले जो पीढ़ियाँ इनको याद रखेंगी। जैसा कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा ये शहीद से भी बढ़ के हैं, इन्हें शहीद के दर्जे की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज हम सम्राट अशोक के बारे में अगर हम जानते हैं तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ तो हमें पता है ना, इसकी क्या गारंटी कि आने वाले 100 साल 150 साल के बाद वीर चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि होने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में समाहित अलीराजपुर रियासत भाभरा रंग भावरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला स्थित बरदका ग्राम से पुलिस की नौकरी में भावरा आकर बस गए थे। बचपन में भील आदिवासियों के साथ खेलते हुए उन्होंने विशाल पेड़ों पर पलक झपकते चढ़ना, तीर कमान से अचूक निशाना लगाना सीख लिया था। तेज गति से मीलों के फासले तय करना उनके लिए हंसी का खेल था। चंद्रशेखर आजाद 14 से 15 वर्ष की उम्र में 1921 के आसपास बनारस संस्कृत पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन उसी वर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। बालक आजाद के हृदय में आजादी की ललक जाग उठी। देश की आजादी के लिए वह रणभूमि में कूद पड़े। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें 15 बेतों की सजा दी गई। उन्होंने वीरता से बेतों की सजा भुगती। एक चीख उनके मुंह से नहीं निकली। फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज, वहां भी उन्हें 15 बेतों की सजा दी गई। हर बेत की चोट पर आजाद महात्मा गांधी की जय का उद्घोष करते। चंद्रशेखर आजाद के शरीर से खून रिसने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांधी जी का जयकारा लगाते रहे। इस धैर्य और साहस, निडरता का नाम ही था आजाद। इस घटना से उनकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैला दी। ज्ञान बाणी बनारस में उनका नागरिक सम्मान। असहयोग आंदोलन के एकाएक वापस आ जाने के बाद उत्साही युवकों को उम्मीदों पर पानी फिर गया। जन आंदोलन की आंधी से उत्साहित होकर इन युवकों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। वह अब महसूस कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनमें से बहुतों ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठने लगा। किसी विकल्प की तलाश कर रहे थे। स्वराजियों के संसदीय संघर्ष और इनके विरोधी नो चांसर चेंजर्स के रचनात्मक कार्य भी इन युवकों को आकृष्ट नहीं कर सके। इनमें से अधिसंख्य ने अब मान लिया कि सिर्फ हिंसात्मक तरीकों से आजादी मिल सकती। धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन की 2 धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार, दूसरी बंगाल में। क्रांतिकारी आंदोलन जो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ था और 1910 के आसपास तक चला था। इसमें स्वदेशी आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल आदि, खुदीराम बोस आदि शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते 1914 तक यह क्रांतिकारी आंदोलन का दौर समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह से अंग्रेज सरकार ने कुचल दिया। अनेक नेता जेल में डाल दिए गए, बाकी या तो भूमिगत हो गए या इधर उधर बिखर गए। किंतु चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए सरकार सद्भावपूर्ण माहौल बनाने के उद्देश्य से 1920 के शुरुआती दौर में क्रांतिकारियों को आम माफी के तहत जेल से रिहा कर दिया।
6 फरवरी 1919 को प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया। अंग्रेज सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती थी। रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने जो विधेयक तैयार किया, जिसे रोलेट बिल के नाम से जाना जाता है, 24 फरवरी 1919 के दिन बम्बई में एक बिल का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। इसके प्रारंभ करने की तारीख 6 अप्रैल रखी गई। 6 अप्रैल से पूर्व ही दिल्ली व पंजाब में हड़ताल प्रारंभ हो गए, जिसमें हिंसा भड़क उठी। गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु सरकार उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया और उन्हें वापस बम्बई भेज दिया, जहां वो गुजरात और अहमदाबाद तथा बम्बई में लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे। पंजाब की घटनाएं खतरनाक मोड़ ले रही थीं। अमृतसर में 10 अप्रैल को सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए, टेलीग्राफ के तार काटे गए। प्रशासन ने सेना को बुला लिया और नगर का प्रशासन जनरल डायर के हाथ में सौंप दिया। जनरल डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। इसमें अधिकतर ऐसे लोग शामिल हुए जो गांव देहात से बैसाखी मेला देखने आए थे। वो चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चला दी, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मशहूर है। सरकार दमन का रवैया बरकरार रखी। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। गांधी जी ने देखा पूरा माहौल हिंसा की लपेट में है, तो 18 अप्रैल को उन्होंने आंदोलन को वापस कर लिया। 18 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी ने यह आंदोलन वापस किया, तो सरकार नहीं चाहती थी कि जो सुधार हो वो लोगों के हित में हो, और ना जनता को राहत देना चाहती थी। इससे भी जनता में असंतोष और उभरा। अप्रैल 1920 तक ब्रिटिश सरकार के पास अपने गलत कदमों को सही ठहराने के तर्क चुक गए थे। अतः तुर्की के विरुद्ध भारत में प्रारंभ हुए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। गांधी जी को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति कांग्रेस ने दे दी। इसी 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर का निधन हुआ। बाल गंगाधर का निधन 1 अगस्त 1920 और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ दोनों एक साथ प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा, कुशासन करने वाला शासक को सहयोग देने का इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। जनवरी 1920 से असहयोग आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली भाइयों के साथ पूरा देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उससे बातचीत की। 1 महीने में ही हजारों की संख्या में छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूल थे, जिन्हों विद्यार्थियों ने इन स्कूलों को छोड़ दिया। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़ें। CR दास ने इस आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य बनाए गए। सभी असहयोगियों से कहा गया कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वो दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करे, उसकी होली जलाए, उसे किसी तरह का सहयोग न दे। यहीं से चरखा और खादी का खूब प्रचार हुआ। गांधी जी ने धोती कुर्ता और विदेशी पतलून को पहनना त्याग करके लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हो गई, जिसे चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज विद्यालय छोड़ करके जोर शोर से भाग लिया था, वो कुछ तो उत्साहित हुए, कुछ
हिंसा पर उत्साहित होकर के हिंसात्मक ढंग से स्वराज प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें क्रांतिकारी का नाम दिया गया। इन युवाओं में एक शुमार नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इस कूदते इससे पहले गांधी जी को मार्च 1922 में कैद कर जेल भेज दिया गया और उन्हें 6-7 वर्ष की सजा हो गई। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभ होने चंद्रशेखर आज़ाद 1922 में जब बनारस में संस्कृत 1921 में जब चंद्रशेखर आज़ाद 1921 में जब बनारस में संस्कृत पढ़ने के लिए गए थे, उसी समय असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो आज़ाद 1922 में अपने माता पिता के पास भावरा चले गए। 15 दिन तक वह मोहनलाल त्रिवेदी के साथ रहे, अपने माता पिता के साथ रहे। फिर मोहनलाल त्रिवेदी के साथ कानपुर चले गए। उन्होंने लिखा कि इसके बाद वह लापता हो गए। दरअसल वह क्रांतिकारी साथियों से जा मिले। अब से उनके जीवन का एक ध्येय था भारत की स्वतंत्रता। क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने, गोला बारूद पिस्तौल खरीदने, यात्राओं का खर्च निकालने के लिए धन की जरूरत थी। क्रांतिकारियों को पता था कि जेलों से खजाना ले जाया जाता है। अतः 9 अगस्त 1925 को हरदोई और शाहजहाँपुर के बीच काकोरी रेलवे स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान ने चीन की दिल्ली फरार हो गए। इस प्रयास में चंद्रशेखर आज़ाद भी बड़ी देर से शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस की जांच की। 26 सितंबर 1925 को सचिन बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाल लहरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। काकोरी षड्यंत्र के 9 क्रांतिकारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी कातिल बाजुओं कातिल भी है। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियाँ क्रांतिकारी दोहराते रहे। बाद में अनेक क्रांतिकारी अलग अलग शहरों से गिरफ्तार कर किए गए। इनमें से 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र उन लोगों ने शहीदों का दर्जा दिया, जबकि इनसे बड़े शहीद कोई नहीं हो सकते। क्यों दिया? हो सकता है कि आज़ादी के बाद भी एक इकरारनामा था उनके बीच में, जो आप जानते हैं नेहरू जी की तो अच्छी खासी यारी थी। आप तो जानते हैं 47 के बाद में अंग्रेज़ों का वो रहा। आज भी हम अंग्रेजियत को ले गए, आज भी हर चौराहे पे अंग्रेजी नाम है। लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में छठी ने इंग्लिश डाल दी। उस इंग्लिश को आज हम लोग अभी तक झेल रहे हैं, पाल रहे हैं। बड़े बड़े बाबू लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, और गांव के बच्चे जब उनको गांव से शहर में आना पड़ता है, उनको सर हाउ आर यू बोलना नहीं आता, और सामने एक बहुत स्मार्ट लड़का होता है, वो आगे बढ़ जाता है, इनको गंवार खा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए कि पिछली सरकार ने अगर इनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया था, तो आज की सरकार की क्या विवशता है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। उनके लिए अंग्रेजों ने फरमान किया था कि अगर ये कहीं भी ये पकड़े जाए तो उनको हमको सौंपिए। मुझे हैरानी है कि हमारे देश में कोई किसी को अगर सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़ लिया होता पूरा फिर भी कहते हैं कि एक शख्स जिसको गुमनामी बाबा 17 दिसंबर 1928 को गुमनाम करे। क्यों मारने पहुंचे, वे लोग पहचान नहीं पाए। सैंडर्स को गोली मारकर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस थे, उनको इस देश में क्या डर था? तो मेरा प्रश्न इतना है कि स्कॉट बच गया। समझता हूँ भगत सिंह ट्रेन से सरकारी अफसर के निवास में राजगुरु और दुर्गा देवी बोहरा के साथ पुलिस की सामने कलकत्ता चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रियों के एक समूह में शामिल होकर मथुरा जा पहुंचे।
वहाँ कृषि मंदिर में भजन गाते हुए पुलिस के सामने से उनकी सूचित शख्सियत इन सारे अवार्ड से ऊपर है। सैंडर्स हत्या उन्होंने जो कुछ कांड भी के किया है, बाद आप देखिए मैं क्रांतिकारियों का चंद्रशेखर नया केंद्र आगरा बन गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी आगरा में आगे की योजना पर चर्चा करते रहे। बंगाल में क्रांतिकारी साथी में उनसे जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद सेनापति के साथ ही धन जुटाने की जिम्मेदारी भी निभाते। कुलदीप नैयर ने लिखा है कि आज़ाद अनेक महत्वपूर्ण लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ उठ रहे आंदोलन को कुचलने और मजदूरों को दबाने के लिए सरकार असेंबली में एक पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड बिल पेश करने वाली थी। इसके विरुद्ध केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया। असेंबली में बम बिल नामंजूर हो गया था, फिर रामसराय ने उसे मंजूरी दे दी थी। इसकी घोषणा 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में जाना था। अतः चंद्रशेखर आज़ाद ने असेंबली में बम फेंकने की योजना तैयार की। उन्होंने असेंबली का बाकायदा निरीक्षण किया। आज़ाद ने बम फेंकने के लिए तैनात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सुरक्षित निकाल जाने की योजना भी तैयार कर ली, लेकिन बाद में दल ने निर्णय किया कि बम फेंकने का उद्देश्य बहरे कानों को खोलना है। अतः दोनों क्रांतिकारी बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने दर्शक दीर्घा से बम फेंका। धमाका हुआ, हाल धुआं से गूंज गया, फैल गया। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद और मजदूरों अमर रहो के नारे लगाए। असेंबली में पर्चे फेंके गए। वह भागे नहीं जैसा कि तय था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दे दी। सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड के बाद पुलिस हाथ धोकर देश भर में क्रांतिकारियों की धरपकड़ में लग गई। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी पहुंच गए। पुलिस ने बहुत खोजा, पकड़ नहीं पाई। मज़े की बात यह है कि पुलिस झांसी में जिस घर की तलाशी ले रही थी, आज़ाद उसी घर के सामने भेष बदलकर पान खा रहे थे। आज़ाद के अनन्य साथी विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि इसके बाद आज़ाद ने झांसी छोड़ दिया। भगवान दास माहौर, सदाशिवराव अमरापुरकर के साथ ग्वालियर चले गए। उत्तर भारत की क्रांतिकारियों की खोज खबर तेजी से चल रही थी, इसलिए आज़ाद ने दक्षिण भारत में क्रांति की चिंगारियां जलाने की कोशिश की। उन्होंने वैशंपायन को विदर्भ में अकोला भेजा राजगुरु से संपर्क करने। राजगुरु अकोला निवासी सहस्त्र बुद्धे के संपर्क में थे। सैंडर्स हत्याकांड के बाद राजगुरु की जान हर क्षण खतरे में थी। वैशंपायन ने राजगुरु को आज़ाद का संदेश दिया। ग्वालियर वापस लौटकर आज़ाद को बताया। उन्होंने माहौर और अमरापुर का सामान के साथ अकेला जाने का आदेश दिया। कानपुर चले गए। झांसी से दोनों अकोला के लिए रवाना हुए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब दूसरे दिन अखबारों में छपा तो आज़ाद की आंखों से आंसू ढुलक गए। वैशंपायन लिखते हैं कि आज़ाद बोले, अब हम 4 के 2 ही रह गए। अपने 2 विश्वास पात्र साथी चले गए। कानपुर रहते आज़ाद ने दिल्ली और बिहार के साथियों से संपर्क किया। लाहौर षड्यंत्र केस शुरू होने वाला था, अतः बहुत सावधानी बरती जा रही थी। आज़ाद इलाहाबाद तथा जयपुर जाकर हथियार खरीदते, साथियों को पहुंचाते। इलाहाबाद में रहकर आज़ाद कई लोगों से मिलते रहे। भगवती चरण और यशपाल भी आज़ाद के साथ क्रांति की योजनाओं से जुड़ चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अनेक सहयोगियों के साथ जेल से अदालत ले जाते समय लाहौर में योजनाएं बनाईं, लेकिन उसमें सफलता न मिली। क्रांतिकारी योजनाएं जारी रखने और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आज़ाद तत्कालीन टीकमगढ़ रियासत में सन 1924 से 1927 तक रहे। वह झांसी और ओरछा के बीच ग्राम टीमरपुरा में
सातार नदी के तट पर छद्म नाम से क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखे रहे। वह एक मंदिर के पुजारी बन गए, नाम रख लिया हरिशंकर ब्रह्मचारी। लोगों को ये हरिशंकर ब्रह्मचारी लोगों को राम कथा सुनाते, भजन गाते। थोड़े दिनों में भक्तों की बड़ी संख्या जुटने लगी। एक जमींदार के सहयोग से वे क्रांतिकारियों को बंदूक, पिस्तौल और हथियारों की गुप्त ट्रेनिंग भी देते थे। झांसी भी आते जाते रहते थे, क्रांतिकारी कार्यों का समन्वय करते। उनसे मिलने अनेक क्रांतिकारी वहाँ आते रहते थे। आज़ाद इलाहाबाद में रहकर क्रांतिकारी योजनाएं जारी रखे थे। शेष बचे क्रांतिकारी साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। उनको वहाँ रहते कुछ ही समय हुआ था कि अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग होने वाली थी। किसी ने सूचना दी, सशस्त्र पुलिस उन्हें अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, परंतु आज़ाद कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। दिन को सुबह के 10 बज रहे थे। वहाँ एक बैठक होने वाली थी जिसमें यशपाल, सुखदेव राज, सुशीला दीदी, दुर्गा देवी आदि आने वाले थे। लेकिन उनके पहले ही वहाँ गोली चलने लगी। पुलिस अफसर नाटवाकर पुलिस फोर्स लेकर वहाँ आया था। आज़ाद एक पेड़ की आड़ लेकर गोलियों का जवाब दे रहे थे। इतने में नाटवाकर की एक गोली आज़ाद की जांघ में लग गई। इससे उनका भागना असंभव हो गया। वह पेड़ की आड़ से अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाते रहे। अकेले जाबाज 33 मिनट तक उन अंग्रेज पुलिस अफसरों का सामना करता रहा। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपटी पर रखकर गोली चलाई, शहीद हो गए। पुलिस हाथ में पड़कर अपमानित नहीं होना चाहते थे। वह हमेशा कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बाद में अंग्रेज़ों ने उनके मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के बाद जलवा दिया तथा जिस पेड़ के नीचे वो शहीद हुए थे उस पेड़ को भी अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था।